हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग अपने इकोनॉमिक सीरीज में नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने वाले हैं। देखो, अभी तक हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमी कर लिया। हमने देखा मैक्रो इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्रो इकोनॉमी के बेसिक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। देखो, इन सब चीजों को समझने के बाद क्या आता है ना कि अब हम पूरी कंट्री के बारे में देख रहे हैं, अब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में देख रहे हैं। और इकोनॉमी का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या होता है, अगर आप मैक्रो इकोनॉमी में देखोगे तो लोगों को समझ नहीं आता कि जीडीपी क्या है। लोगों को समझ में नहीं आता हेडलाइन पॉजिटिव जीडीपी क्या है। लोगों को ग्रोथ, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। क्यों समझ में नहीं आते? क्योंकि उन्हें नेशनल इनकम पता ही नहीं होता क्या होता है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही हो, क्या सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है। देखो, इस तरह के जो सवाल होते हैं, इस सवाल का जवाब कहाँ मिलता है? इन सभी सवालों का जवाब मिलता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाता है, आपको जीडीपी पता चल जाएगा, आपको जीएनपी पता चल जाएगा, इन्फ्लेशन पता चल जाएगा, ग्रोथ पता चल जाएगा, और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे। आप जो कंफ्यूजन में आते हो ना, वो इसलिए आते हो क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती आपके पास। देखो, आज के लेक्चर में क्या होगा, हम लोग समझेंगे इनकम का रियल इकोनॉमिक मीनिंग क्या है। हम लोग समझेंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए क्या है, सबसे पहले जब बात हो रही है नेशनल इनकम की, जब बात हो रही है नेशनल इनकम की, तो हम ये समझेंगे इकोनॉमिक्स में इनकम होता क्या है। सबसे पहले जो मिथ है वो तोड़ते हैं। क्या इनकम का मतलब होता है पैसा जो आपके पास है? एकदम गलत, ये नहीं होता है। क्या इनकम का मतलब सैलरी होता है, मतलब सिर्फ सैलरी होता है? ये भी गलत है। हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में देखेंगे कि इनकम का मतलब क्या होता है, और आपको इनकम का मतलब बेसिकली क्या समझना है। एक बात ध्यान रखो, हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें ध्यान रखना है कि इनकम का मतलब क्या होता है। वैल्यू क्रिएशन। सर क्या बता रहे हो आप, वैल्यू क्रिएशन क्या होता है? अभी इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम इसी को समझने वाले हैं। तो अभी अभी आप लोगों से एक बात बहुत अच्छे से बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला लेक्चर नहीं देखा है, या तो आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में नहीं आता है, तो प्लीज जाओ एंड उस लेक्चर को देख लो। उस लेक्चर को यहाँ पे हम लोग अच्छे से उस लेक्चर का यूज करने वाले हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी होता क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले समझो, हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि इनकम का मतलब होता है वैल्यू क्रिएशन। अब ये कैसे बोल रहे हैं हम? तो देखो, इनकम तब जनरेट होती है जब प्रोडक्शन होता है। अब प्रोडक्शन हो रहा है मतलब क्या है, न्यू वैल्यू क्रिएट हो रही है। और न्यू वैल्यू कैसे क्रिएट हो रही है? जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे सपोज पहले क्या होता है, राइस बनने से पहले वो क्या होता है, ग्रेन होता है। ठीक है, कोर्स ग्रेन होता है, धान होता है, तभी तो वो राइस बनता है। अभी धान का प्रोसेसिंग करके राइस बनाया जाता है जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। क्या हम धान को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं? नहीं होता है। अभी इसके साथ देखो, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, इस प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ चीजें लगती है और उसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन सबको क्या मिलता है? इन सबको जो भी ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके बदले रिवॉर्ड मिलता है। लैंड में क्या मिलता है? लैंड में हमें रेंट मिलता है। लेबर में हमें वेजेस मिलता है। कैपिटल में हमें इंटरेस्ट मिलता है। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये सब क्या है? ये सारे इनकम है, यही सारे रिवॉर्ड इनकम है। हमने देखा कि यहाँ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसीलिए हम क्या बोलते हैं ना कि नेशनल इनकम इज नॉट द मनी यू हैव अर्नड, इट इज द वैल्यू यू हैव क्रिएटेड। ठीक है, अभी देखो क्या होता है ना कि ये तो लोगों को पता चल जाता है, लोग ये भी समझ जाते हैं कि वैल्यू क्रिएशन। बट यहीं पे क्या होता है, यूपीएससी बहुत सारे
ट्रैप्स बना देता है। आप देखोगे स्टेटमेंट में ऐसे ऐसी चीजें यूज करेगा, जैसे कि एक बार एक क्वेश्चन में मैंने देखा था, स्कॉलरशिप को मेंशन किया गया कि अगर एज ए स्टूडेंट आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो क्या ये आपके लिए इनकम है या नहीं है। अब आप याद करो मैंने क्या बोला, मैंने बोला वैल्यू क्रिएशन। यहाँ पे क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है, कोई है, तो ये इनकम नहीं है। अगर आपको पेंशन मिलती है, क्या ये आपके लिए इनकम है, नहीं है। लेकिन आप क्या करते हो, आप किसी जगह पे जॉब करते हो, आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉय का काम कर रहे हो, वहां से आपको जो सैलरी मिल रही है वो आपका इनकम है। क्यों, क्योंकि आप कुछ काम कर रहे हो, आप कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, इसीलिए वहां से जो जब आपको सैलरी मिलती है तो वो आपका इनकम होता है। ठीक है, ये आप इनकम में काम कर सकते हो। देखो स्कॉलरशिप और पेंशन, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है, ये इनकम नहीं है। चलो इनकम के बारे में समझ गए। इनकम का मतलब होता है जब वैल्यू क्रिएशन होती है उसी को हम इनकम मानते हैं। ठीक है सर, ये भी हम, ये आपने बोला और मैंने मान लिया। ठीक है, अभी हम एक चीज और समझते हैं। अभी आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट तो पता होगा, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी में अब इनकम कौन सा क्या है, इनकम स्टॉक है या फिर फ्लो है। तो बेसिकली क्या होता है, इनकम एक फ्लो वेरिएबल है। मतलब क्या है, मतलब ये है, इसे हम एक टाइम के साथ मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक साल, एक क्वार्टर या फिर एक फाइनेंशियल पीरियड। अभी देखो अगर हम आपसे पूछें इंडिया का जीडीपी 2025 एंड 2026 में क्या होगा, तो हम क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2026 2025 इस पीरियड के बीच में जो प्रोडक्शन हुआ होगा हम उसी को मानते हैं कि इंडिया का जीडीपी इतना है। अभी अगर ये पूछा जाए आपके पास सपोज 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, क्या वो इनकम है, नहीं, वो इनकम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो आपका वेल्थ है। और वेल्थ क्या है, वेल्थ एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी देखो स्टॉक और वेरिएबल ये तो पहले से ही लोगों को पता होता है। ठीक है, सिंपल जो चीज होता है ना वो सिंपल चीज समझो। इनकम क्या है, इनकम एक नदी की तरह है जो कि बह रहा है। और वेल्थ क्या है, एक पानी की टंकी की तरह है जो कि जमा हुआ है, एक जगह पे स्टोर्ड है। बस इतना ही है लॉजिक, इसी लॉजिक को आपको समझना है। ठीक है, अभी देखो ये जब समझ में आ जाता है कि आपको फ्लो एंड स्टॉक वेरिएबल पता है एंड आप ये पता कर लेते हो कि इनकम और वेल्थ में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या है, तो बात आती है। अब यहाँ पे हम जो इनकम की बात कर रहे हैं वो किस इनकम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की। अभी नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम यहाँ पे इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे डील करते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लो के साथ, हम यहाँ पे स्टॉक के साथ डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब फ्लो में आता है इनकम, तो अब हम इनकम की बात करेंगे। अब इनकम क्या है, इनकम की का मतलब होता है वैल्यू क्रिएशन। अब वैल्यू कैसे क्रिएट होता है, वैल्यू क्रिएट होता है प्रोडक्टिव एक्टिविटी से। प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इनकम यहीं से आती है ना, जब हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं। अब ये सवाल होता है इनकम जनरेट होती कैसे है, सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आप बोल रहे हो कि सर प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जनरेट हो जाएगी, ओके मान लेते हैं। अभी बात करो कि अगर प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जनरेट हो रही है तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या है, तो हमें इसका भी मतलब समझना पड़ेगा। प्रोडक्टिव एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम फैक्टर्स यूज करते हैं। सर ये फैक्टर क्या, वो जो फैक्टर प्रोडक्शन के बारे में बोले थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इसके बारे में। एंड इस फैक्टर का यूज करके हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड ये क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, इसमें क्या होता है, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, आसमान से कोई टपक के नहीं आ रहा है, कोई रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, उसको हम फिनिश गुड्स में रेडी कर रहे हैं। ठीक है, और रॉ मटेरियल में हम वैल्यू ऐड करते हैं जिससे वो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है सर, ये तो था प्रोडक्टिव एक्टिविटी। बट नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी समझते हैं। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ये क्या होता है सर? नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या होता है? मतलब यहाँ पे है कि पैसा आ रहा है आपके पास, बट क्या है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने बोला था अभी कि पेंशन मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, ये सब जो ट्रांसफर पेमेंट है, ये सब क्या है? नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। अगर आपको लॉटरी लग गई, अगर आप जुआ खेलने गए और आप जीत गए, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें बेसिकली नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास पैसा आ रहा है। और हम क्या जानते हैं, अगर कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं हुआ तो वो इनकम नहीं है। ये सिर्फ क्या है? ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, प्रोडक्शन और रीडिस्ट्रीब्यूशन में ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है सर, आप बार बार वैल्यू क्रिएशन वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हो, एक बार भी ये नहीं बताया कि वैल्यू एडिशन होता क्या है। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है। अब हम देखते हैं वैल्यू एडिशन, कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। देखो, ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट है, यहीं से हमें समझना है। ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कोर कॉन्सेप्ट है, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? हर स्टेज पर जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हुई है वही इनकम है। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं। सपोज अभी क्या है, फार्मर फार्मर ने क्या किया? वीट कल्टीवेट किया। ठीक है, और उसने वीट कल्टीवेट किया 100 रुपए का। अब इस 100 रुपए का वीट को लेकर जो मिलर है उसके पास गया, उसने इस वीट को कन्वर्ट किया फ्लावर में। अब ये जो फ्लावर है ये हो गया 150 रुपीज का। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या है, मिलर से ये चले गया बेकरी में। कहा चले गया ये? मिलर से चले गया बेकरी में। ठीक है, अब ये जब बेकर के पास जाता है, बेकर क्या करता है? इसका ब्रेड बना देता है। अब ये जो ब्रेड है, ये इसका प्राइस है 200 रुपीज। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 100 प्लस 150 प्लस 200 इज इक्वल टू 450, ये है मेरा टोटल इनकम। आप ये कहना चाह रहे हो सर? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। ये तो टोटल हो गया ना। अगर आप ये चीज लिख के आ जाओगे गलत हो जाएगा। अब इसको सही करना है, और सही क्या करना है? देखो कि इकोनॉमी ने बेसिकली फाइनल प्रोडक्शन क्या किया है। फाइनल प्रोडक्शन, इनकम का मतलब होता है फाइनल प्रोडक्शन। अब ये सर फाइनल प्रोडक्शन क्या है? देखो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्शन है ब्रेड, जिसका प्राइस है 200 रुपया। ठीक है, अभी देखो हम क्या हर स्टेज पे देखेंगे। जब फार्मर वीट का कल्टीवेशन करता है 100 का, ठीक है, तो फार्मर के लिए क्या है? फाइनल है। ठीक है, इसमें उसने कुछ रॉ मटेरियल यूज किया होगा, इसमें भी उसने फैक्टर प्रोडक्शन यूज किया होगा, जैसे हल चलाया होगा, ट्रैक्टर किया होगा, ये सब किया होगा। ठीक है, उन सब का यूज करते हुए उसने 100 रुपए का वीट बनाया। अब ये वीट गया मिलर के पास, अब ये फ्लावर में चेंज हो गया, अब ये हो गया 150 रुपए का। तो क्या हुआ? 100 रुपए से यहाँ पे कितने का वैल्यू एडिशन हुआ? यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुआ 50 रुपीज का। ठीक है, अब देखो ये 50 रुपीज यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुआ। अब जब ये फ्लावर गया, ये गया बेकर के पास, और ये बनाया ब्रेड जिसका प्राइस है 200 रुपए। तो यहाँ पे क्या है? बेकर ने भी 50 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं वैल्यू एडिशन टोटल कितने का हुआ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ₹100 का वीट, 50 रुपए मिलर ने इसमें ऐड किया, 50 रुपए बेकर ने ऐड किया, टोटल प्रोडक्शन हो गया 200 का। और ये है फाइनल गुड्स का मेथड। हम क्या करते हैं, इसी तरह से निकालते हैं कि फाइनल गुड्स 200 का हुआ, ना कि 450 का। क्यों? अभी 450 का क्यों नहीं हुआ सर? क्या प्रॉब्लम है कि 450 को हम
नहीं मान रहे, क्योंकि हम तो यहाँ ऐसे देख रहे हैं कि 100 रुपया फार्मर ने, अब हर इंसान के लिए देख रहे हैं ना, 100 रुपया फार्मर ने प्रोड्यूस किया, 150 रुपये का फ्लावर बना दिया मिलर ने, बेकर ने इसे ब्रेड बना दिया, अब ये हो गया 200। तो टोटल प्रोडक्शन देखेंगे तो 450 का हुआ, 450 का हुआ। बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो यहीं पे दिक्कत है। अभी क्या हो रहा है, इसने जो 100 रुपए का बेसिकली वीट लिया, इस 100 रुपए का वीट में वीट को फ्लावर बनाया, और ये हो गया 150 रुपए का। अभी देखो हम यहाँ पे इसको भी 100 रुपए कैलकुलेट कर रहे हैं, और हम यहाँ पे भी वीट का जो प्राइस है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। 100 और 100 दो बार कैलकुलेट हो गया। एंड फिर जब ये 150 का सामान इसके पास जाता है, तो यहाँ पे क्या है, ये 200 का सामान है। अब यहाँ पे अगर हम पूरा का पूरा 200 कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या होगा, वही 100 रुपया यहाँ पे तीसरी बार काउंट हो गया। एंड जो ये 50 रुपए का वीट से फ्लावर बना था, और ये भी इसमें काउंट हो गया। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है कि एक ही चीज को हम यहाँ पे दो दो बार काउंट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि जितना वैल्यू ऐड हुआ है, जैसे यहाँ पे 50 रुपीज का वैल्यू ऐड हुआ, यहाँ पे भी 50 रुपीज का वैल्यू ऐड हुआ, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या है। डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, और वैल्यू एडिशन से हमें पता चलता है फाइनल जो प्रोडक्शन है वो कितने का हुआ। इकोनॉमी के लिए 200 रुपए का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अभी देखो ये 200 रुपए का प्रोडक्ट ऐड हुआ कि अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये है वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, अब इसी से हम समझ गए कि हम वैल्यू एडिशन को कैसे देखते हैं। अभी बात आई कि सर वैल्यू एडिशन तो बता दिया, अब आप बता रहे थे कि इनकम का मतलब समझ में आ गया, वैल्यू एडिशन का मतलब समझ में आ गया, डबल काउंटिंग भी समझ में आ गया कि डबल काउंटिंग हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए हम उसको उस तरह से ऐड नहीं कर रहे। तो इतना समझ में तो आ गया सर। अभी आप कुछ बता रहे थे यहाँ पे कि नॉन प्रोडक्शन मेथड एक्टिविटी बता रहे थे, इसमें आपने कुछ कुछ एग्जांपल लिया था जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, अभी तो समझो ये तो हमें समझ आ गया। अब हम एक बार बस ट्रांसफर पेमेंट को देख लेते हैं कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है। ट्रांसफर पेमेंट, देखो ट्रांसफर पेमेंट में हमने क्या देखा था कि हमें पैसा तो मिल रहा है, हमें क्या हो रहा है, मनी तो मिल रहा है, बट यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल में इसमें आपने पेंशन बताया था, स्कॉलरशिप बताया था, ये सब बताया था। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, जितनी भी तरह का इनकम होता है उसमें मनी इन्वॉल्व तो होता है, बट जितना भी मनी है, जितना भी मनी आप रिसीव कर रहे हो, वो सब इनकम नहीं होता है। ये तो आप बता दिए थे। बस यही चीज था यहाँ पे कि ट्रांसफर पेमेंट में प्रॉब्लम क्या हो रहा है एंड यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था, बस इसीलिए रिपीट में बार बार एक ही चीज हम बताए जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अभी ये समझ आ गया। अभी देखो इसके आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अब हम समझेंगे कि सर ये तो बता दिया आपने कि यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, इनकम क्या है, वैल्यू एडिशन क्या होता है, डबल काउंटिंग क्या होता है। अब आप ये बताओ जो हमें सच में कंफ्यूज करता है, और वो क्या है, वो है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। अब हम इनकम समझ गए, तो अब हम पूरा नेशनल इनकम के बारे में देखेंगे। नेशनल इनकम, ठीक है, अब ये जो इनकम की बात हुई है, ठीक है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं क्या, डोमेस्टिक इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में, मतलब नेशनल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो जो इनकम नहीं लिखते ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, डोमेस्टिक और नेशनल। ठीक है सर, अभी देखो सबसे पहले हम देखते हैं डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक का मतलब आप सिंपल समझो कि कंट्री के अंदर प्रोडक्शन, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे कि आपको हम पूरा लाइन बता रहे हैं कि इतने नॉटिकल माइल तक के अंदर में, ये सब नहीं, सिंपल मीनिंग कि कंट्री के अंदर, कि किसी भी कंट्री के अंदर क्या प्रोडक्शन हुआ है। फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंडियन के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है या फिर फॉरेनर के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, अभी देखो ठीक है सर आपने बता दिया।
अगर प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है तो वो जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट होगा। सर आप यहीं पे ऐसे ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को घुसा दिए बिना बताए कि क्या होता है। बताएंगे, सब बताएंगे। अभी देखो एग्जाम्पल में समझो कि कोई फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में आके काम कर रही है, जैसे कि KFC। ठीक है, वो इंडिया में आके काम कर रही है, वो यहाँ से प्रॉफिट कमा रही है एंड उस प्रॉफिट को अपनी कंट्री ले जा रही है। फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपनी कंट्री ले जा रही है, फर्क ये पड़ता है कि ये जो प्रोडक्शन है ये कहाँ हो रहा है। ये प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में। कहाँ हो रहा है? इंडिया में। अभी देखो यहाँ पे हो सकता है कोई फॉरेन वर्कर्स भी होंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे आज जब इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो चुका है, बहुत लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, बहुत लोग बाहर से यहाँ आते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन वर्कर भी होंगे। ठीक है, अभी ये जो फॉरेन वर्कर है इनको जो सैलरी मिल रही है ये भी तो इंडिया में मिल रही है। तो ये भी क्या है, हमारे डोमेस्टिक के अंदर काम कर रहा है, हमारे डोमेस्टिक के हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है, इसीलिए इसको भी सैलरी मिल रही है और ये भी हमारी जीडीपी के अंदर काउंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हो रहा है। ठीक है सर, ये आपने बता दिया कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ये चीजें होती है। अब हम समझते हैं नेशनल कॉन्सेप्ट। अभी ये था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कितना हुआ है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कि इंडियंस ने किया है या फिर फॉरेनर ने किया है, बस हुआ है कि नहीं हुआ है, इस चीज के बारे में बात कर। ठीक है, अभी जब नेशनल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है। यहाँ पे नेशनल का मतलब होता है रेसिडेंट। अब यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता है कि प्रोडक्शन कहाँ हुआ है। जब हम नेशनल के बारे में बात करते हैं, रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, तो हम यहाँ पे एक चीज ध्यान देते हैं कि यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, किस कंट्री में हुआ है। ठीक है, फर्क ये पड़ता है कि इंडियन रेसिडेंट ने उस प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया। जैसे कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि गल्फ कंट्री में जाके काम करते हैं, दुबई में, यहाँ ओमान में जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, और वहां पे रह के वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी भी इंडियन कंपनी है जो कि बाहर अपना प्रोडक्ट को बेच रही है। ठीक है, अभी क्या कर रही है, अपना प्रोडक्ट को बाहर बेच रही है, मतलब कि इनकम जो जनरेट हो रहा है वो इनकम क्या है, हमारे रेसिडेंट का। ठीक है सर, ये भी समझ गए कि आप बता रहे हो कि इंडियंस वर्किंग अब्रॉड। ठीक है, आप बता रहे हो कि कंपनी, इंडियन कंपनी वर्किंग अब्रॉड। ठीक है, हाँ मैं यही बता रहा हूं कि हमारे रेसिडेंट ने कितना इनकम जनरेट किया है। अभी आपको यहीं पे एक चीज कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्या सर, क्या समझा रहे हो आप? देखो यहाँ पे एक चीज आपको ये समझना है, यहाँ पे क्या होता है, जब हम नेशनल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जीएनपी कैलकुलेशन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारी कंट्री के अंदर में क्या प्रोडक्शन हुआ है, फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन प्रोडक्शन कर रहा है। इसी तरह से जीएनपी में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमारे नेशनल्स ने, हमारे रेसिडेंट ने कितना प्रोडक्शन किया। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जीएनपी, टोटल। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, टोटल। अभी ठीक है सर, आपने ये बोला कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहां तक तो समझ में आ गया। अभी देखो ये क्या है, जीडीपी इज इक्वल टू, रुक जाओ इस तरह, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। अब इसका मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब एनएफआईए क्या है सर, अब हम इस चीज को समझते हैं, क्योंकि ये दोनों तो समझ गए। अब हम एनएफआईए का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पे कि इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट अब्रॉड, मतलब कि हमारे रेसिडेंट ने जो इनकम अर्न किया है बाहर की कंट्री में जाके, इसमें हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं इनकम
अर्नड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। ठीक है, इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अभी क्या है कि हम लोग बाहर जाके कितना अर्न किए हैं और बाहर के लोग यहाँ पे आके कितना अर्न किए हैं, इसको हम लेस कर देते हैं जो हम बाहर जाके अर्न किए हैं। इससे निकल जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है सर, ये पता चल गया। अभी देखो, ये जो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कैसे? कि सपोज क्या होता है कि यहाँ से, मतलब कि इंडिया से बाहर जाके काम करने वाले लोग कम हो, ठीक है, और बाहर से इंडिया में आकर काम करने वाले लोग ज्यादा हो, और वो लोग यहाँ पर ज्यादा इनकम जनरेट करके अपनी कंट्री में भेज रहे होंगे। तो इसीलिए क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? देखो, सपोज 100 लोग फॉरेनर इंडिया में हैं और काम कर रहे हैं, और ये लोग 10,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, और इंडियंस बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो है सिर्फ 10 लोग, और ये कमा रहे हैं कितना रुपए? ये कमा रहे हैं 2,000 रुपये। ठीक है, ठीक है सर, ये 2,000 कमा रहा है। अब इससे क्या पता चलता है, मतलब ये है कि बाहर से लोग आए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो 10,000 कमा रहे हैं, और हमारे जो इंडियंस है, हमारे जो रेसिडेंट है, वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, रेसिडेंट फॉरेनर। हमारे जो रेसिडेंट है वो बाहर जाके जब काम कर रहे हैं, तो वो कमा रहे हैं 2,000 रुपये। तो क्या है कि हमने यहाँ पे क्या देखा, इनकम अर्न बाय रेसिडेंट अब्रॉड 2,000 रुपये, इनकम अर्न बाय फॉरेनर इन इंडिया 10,000 रुपीज, मतलब कि हम लोग -8,000 में हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा NFIA नेगेटिव हो गया। और यही उल्टा होगा कि फॉरेनर 2,000 कमा रहे हैं और इंडियन 10,000 कमा रहे हैं, तो क्या होगा, 10,000 माइनस 2,000। अब क्या है, ये निकल गया 8,000, और ये क्या है, ये पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं उल्टा कर दिए केस को बस। ये तो समझ में आ गया ना कि NFIA क्या होता है, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है। यहाँ पे क्या हुआ, पूरे कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, हम इस चीज को देखते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम यहाँ पे देखते हैं हमारी कंट्री के रेसिडेंट ने टोटल कितना प्रोडक्शन किया है इंडिया में रह के और बाहर जाके, और इसीलिए क्या होता है, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, कि हमारे रेसिडेंट ने कितना प्रोडक्शन किया है, हम इस चीज के बारे में चेक करते हैं। अभी देखो सर, आप रेसिडेंट के बारे में बता रहे हो, तो बेसिकली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या होता है? ठीक है, हम इस चीज को भी डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। देखो, सबसे पहले समझो, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले समझो कि ये जो रेसिडेंसी है, ठीक है, ये क्या है? रेसिडेंसी बेसिकली एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सिटीजनशिप के बारे में बात नहीं कर रहा है, ध्यान से रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिटीजनशिप के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये बात हो रही है कि रेसिडेंट, जिसका मीन क्या है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, इंडिया में है। और नॉर्मली 1 साल से ज्यादा, 1 ईयर, नॉर्मली, एक मिनट, मोर देन 1 ईयर वो इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, इसमें ज्यादा और घुस के समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, इतना भी आपको पता रहता है तो मोर देन इनफ है। अब हम यहाँ पे पूरी तरह से डिटेल में नहीं देखेंगे कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्या होता है। आप खुद ही जब इस प्रिपरेशन को करते जाओगे, आपको ये चीज ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से, पॉलिटी में भी पढ़ोगे। अब क्या है कि हम देखिए कि रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट इतना सही PYQ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। अभी नॉन रेसिडेंट क्या है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट
इंडिया में नहीं है, नॉट इन इंडिया, इंडिया से बाहर जिस भी कंट्री से है वो उस कंट्री के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये लोग क्या है, नॉन रेसिडेंट है। अब यूपीएससी ट्रैप क्या डालता है, यूपीएससी आपसे इसमें डिटेल में नहीं पूछेगा, ये आपसे क्या पूछ देता है, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंसी, एंड हमें ये पता चल गया कि सिटीजनशिप और रेसिडेंसी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्लियर कर चुके हैं, हमने देखा इनकम क्या होती है, हमने देखा वैल्यू एडिशन क्या होती है, हमने देखा जीडीपी और जीएनपी का बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मेन चीज। ठीक है, और वो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम फिर से इनकम के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बताया, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्या है इन सब के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, बट यहाँ पे क्या है, आपको बेसिक मैं यहाँ पे बेसिक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, बेसिक डिटेल बता देता हूँ। देखो इकोनॉमी क्या है, स्टैटिक तो होता नहीं है, इकोनॉमी क्या है, एक मूविंग है, मूविंग वीडियो की तरह है। ठीक है, ये कोई फोटो नहीं है, ये क्या है, ये वीडियो है। इकोनॉमी बेसिकली एक जेपीजी का फॉर्मेट नहीं है, इकोनॉमी क्या है, वीडियो का फॉर्मेट है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इनकम जो होता है, इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है। अब कैसे होता है, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सब जो चीजें है ना, इन सबका कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी कंट्री में जो आउटपुट बन रहा है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं जो भी आउटपुट बना, जो भी प्रोडक्शन हुआ, लोग उतना कमा रहे हैं, लोग उतना इनकम भी अर्न कर रहे हैं, और जो अर्न कर रहे हैं वो पूरा का पूरा खर्च कर दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है, आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी देखो हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि आखिर यहाँ पे मनी कैसे फ्लो करता है, हाउस होल्ड से फर्म के पास, ठीक है, एंड फर्म से हाउस होल्ड के पास, फिर हमने देखा हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास, एंड फिर गवर्नमेंट से हाउस होल्ड के पास। हमने क्या देखा था, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। ये हमने देखा था कि कैसे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, एंड इस पूरे सर्कल में एक्सटर्नल सेक्टर का रोल क्या है, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, और यही जो सर्कुलर फ्लो हो रहा है, यही इकोनॉमी के बारे में बताता है। ठीक है, अभी देखो जब हमें पता चल गया कि ये फोर सेक्टर जो मॉडल है, ये क्या है, ये रियल इकोनॉमी दिखाता है, ये यहाँ पे दिखाता है हाउस होल्ड और फर्म किस तरह से जुड़े हैं, ये दिखाता है फर्म गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के साथ कैसे जुड़ा है, एंड साथ ही साथ फॉरेन सेक्टर हमारी इकोनॉमी से कैसे जुड़ा हुआ है। हमने यहाँ पे लीकेज के बारे में देखा था कि इस सर्कल से पैसा बाहर कैसे निकलता है। ठीक है, हमने ये देखा कि इस सर्कल के अंदर इंजेक्शन कैसे होता है, मतलब पैसा अंदर कैसे जाता है, जब बाहर आता है इसको बोलते हैं हम लीकेज, जब अंदर आता है इसको बोलते हैं इंजेक्शन। बस यही इसी पे बेस्ड है पूरी इकोनॉमी। अब देखो सर, आपने यहाँ पे ये नहीं बताया, देखो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी बताया हुआ है, आप वहां से जाके देखो, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, कि इनकम अंदर कैसे आता है और लीकेज मतलब बाहर कैसे जाता है। अभी देखो ये जब समझ में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है ना, हमें कुछ कुछ चीजें समझनी है। क्या, देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे सर्कुलर फ्लो में जो इंजेक्शन होता है ये क्या है, और लीकेज ये क्या है। हमने देखा था सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन का में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट, ये था क्या, ये इंजेक्शन है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को आई लिखते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी लिखते हैं, एंड एक्सपोर्ट को एक्स लिखते हैं। ठीक है, अब सर लीकेज क्या है, लीकेज में हमने देखा था हाउस होल्ड की सेविंग कैसे एक लीकेज है।
साथ में हमने देखा था गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो वो कैसे एक लीकेज है। फिर हमने देखा था हम जब इंपोर्ट करवाते हैं तो ये भी कैसे एक लीकेज है। तो क्या होता है, सेविंग को एस लिखते हैं, टैक्स को टी लिखते हैं, इंपोर्ट को एम लिखते हैं। ठीक है, अभी जब ये समझ आ जाता है तो अगर आप एक इक्विलिब्रियम देखना चाहो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखना चाहो कि बेसिकली ये ना यूपीएससी का फेवरेट चीज है कि क्या होता है कि देखो ऐसे इक्विलिब्रियम में कब होगा ये सब चीज, जब हमारा इंजेक्शन और लीकेज इक्वल होगा, मतलब एस टी एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स। ये हमारा एक आइडियल सिचुएशन होता है। देखो जब हमारा इंजेक्शन लीकेज से ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारी कंट्री का जो इनकम है वो बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा पैसा अंदर आ रहा है जितना पैसा बाहर जा रहा है। अभी यहीं पे एक चीज और है कि जब हमारा इंजेक्शन लीकेज से कम होगा तो क्या होगा, हमारा इनकम घटेगा। सिंपल है, यही चीज आपको समझना है। अभी देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि हमने देखा कि ये दोनों इक्वल हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट रहे, इकोनॉमी आगे बढ़े ही ना। ये बेसिकली बैलेंस फ्लो के बारे में बात कर रहा है कि फ्लो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये डिसबैलेंस होगा तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे ये मेरा पार्ट क्या है, ये है मेरा लीकेज का पार्ट और ये है मेरा इंजेक्शन का पार्ट। अगर इंजेक्शन मेरा लीकेज से ज्यादा है कि ज्यादा पैसा अंदर आ रही है जितना पैसा बाहर जा रही है उससे, तो क्या होगा, हमारा इनकम बढ़ेगा। और ज्यादा कम पैसा अंदर आ रही है जितना पैसा बाहर जा रही है तो हमारा इनकम क्या होगा, घटेगा। अभी देखो ये सब चीज जो है, इन सब चीजों को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ मेथड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये सब चीज मेजर कैसे करते हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ठीक है, कि बेसिकली हम लोग नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो इसका ना हमारे पास तीन मेथड है। एक क्या है, इनकम मेथड, जो हम पढ़ते जा रहे हैं अभी, इनकम इनकम के बारे में बार बार बात कर रहे हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड एंड एक होता है इनकम एक्सपेंडिचर एंड तीसरा मेथड होता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, ये हमारे हो गए तीन मेथड। ठीक है सर, अभी देखो वैल्यू एडिशन को ही प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। प्रोडक्शन मेथड, अभी देखो हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है कि हम एक काम करते हैं कि हम लोग वैल्यू एडिशन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं वैल्यू एडिशन से। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू एडिशन। आखिर वैल्यू एडिशन में क्या होता है, वैल्यू एडिशन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि जब हम वैल्यू एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं कि वैल्यू एडिशन के थ्रू कैसे इनकम कैलकुलेट हो रहा है, तो क्या होगा, हम यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल देखे थे हम उन सारी चीजों को यहाँ पे समझेंगे। क्या है कि वैल्यू एडिशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू ऐड हो रहा होता है। कैसे वैल्यू ऐड हो रहा था, याद करो एग्जाम्पल। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो है वैल्यू एडिशन एंड डबल काउंटिंग। हमने क्या देखा था कि एक फार्मर ने वीट कल्टीवेट किया 100 रुपीज का, फिर उसी वीट को मिल ने लिया और उसका फ्लावर बनाया और वो फ्लावर कितने का बना, 150 रुपीज का। एंड बेकरी वाले ने फिर उसी फ्लावर को लिया एंड एक ब्रेड बनाया जिसका प्राइस है 200 रुपया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि टोटल जो प्रोडक्शन है वो कितने का हुआ था। तो हम लोगों ने हर एक स्टेज पे, जैसे कि फार्मर, मिल एंड बेकर, हमने क्या देखा था, फार्मर ने 100 रुपए का वेट उगाया था एंड मिल वाले ने इसी का 150 का एक फ्लावर बना दिया। ठीक है, एंड फिर इसने ब्रेड बना दिया कितने का, 200 का। अब ये जो ब्रेड है ये प्राइस है 200।
अभी देखो ये जो वीट लिया गया था ये था 100 रुपीज का, एंड वीट को इसने कन्वर्ट कर दिया फ्लावर में। अब ये फ्लावर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 150 रुपीज का। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितने का वैल्यू एडिशन हुआ? ₹50 का। और फिर देखो इस वीट के फ्लावर को लेके ब्रेड बनाया गया जो कि है 200 रुपए का। तो इसमें कितना वैल्यू ऐड हुआ? यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 50 रुपीज का वैल्यू ऐड हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इस मेथड से जाएं और हम देखें कि 450 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वीट को ही हम यहाँ पे एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ क्या कर रहे हैं, 3 बार काउंट हो रहा है। और 3 बार काउंट हो रहा है मतलब क्या है, ट्रिपल काउंटिंग हो जा रहा है। तो इस ट्रिपल काउंटिंग को अवॉइड करना होगा, और इसी को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, हम सिर्फ वैल्यू एडिशन देखते हैं कि फार्मर का वैल्यू एडिशन कितना है, 100। ठीक है, मिल का वैल्यू एडिशन कितना है, 50। बेकर का वैल्यू एडिशन क्या है, 50। अभी हम टोटल वैल्यू एडिशन देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, 100 प्लस 50 प्लस 50, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 200 रुपया। तो ये क्या है, ये है मेरा असली वैल्यू एडिशन के थ्रू प्रोडक्शन को चेक करना। और अगर हम वैल्यू एडिशन मेथड के थ्रू जीडीपी कैलकुलेट करें तो हमारा जीडीपी हो जाएगा 200 रुपीज। और यही क्या है, करेक्ट जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी है। इस मेथड में क्या हुआ कि फाइनल गुड्स काउंट तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये जो फार्मर के पास वेट गया 100 का था, यहाँ पे 100 को हमने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। हमने सिर्फ उस वैल्यू को रखा जो कि यहाँ पे ऐड हुआ है, और ऐड कितने का वैल्यू हुआ, 50 रुपीज का। तो इससे क्या पता चल गया कि हम वैल्यू एडिशन में क्या करते हैं, हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ऐड करते हैं। ठीक है, और फिर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे जो इंटरमीडिएट गुड्स है इसको अवॉइड कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं। क्यों, अगर इसको भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ रख लेता है, ठीक है, सेल्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ रख लेता है तो वो भी क्या है, इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि वो भी तो फाइनल गुड है। अगर क्या हुआ कि मिल वाले ने कुछ रुपए का गेहूं को और आटे को रख लिया, सपोज उसने 10 रुपीज के आटे को कंज्यूम करने के लिए रख लिया, तो वो क्या है, वो भी तो, वो 10 रुपए का जो आटा है वो क्या है, फाइनल गुड है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट कंजम्पशन हो रहा है। तो हम उसको भी ऐड करते हैं। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी कुछ अगर रखा जा रहा है तो हम उसको भी ऐड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सेकेंड हैंड गुड्स की, तो सेकेंड हैंड गुड्स को क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? तो आपको पता चलेगा कि सेकेंड हैंड गुड्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सेकेंड हैंड गुड्स अगर बिक भी रहा है तो बेसिकली क्या, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं किया जा रहा। इसीलिए क्या होता है कि इस मेथड में हम लोग जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। सिंपल था, वैल्यू एडिशन में सिर्फ हम क्या करते हैं, जितना वैल्यू ऐड हुआ है उसी को कैलकुलेट करते हैं। दैट्स इट, इतना ही था। ये था मेरा बेसिकली वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है सर, वैल्यू एडिशन समझ आ गया शायद। अब आता है दूसरा। अब दूसरा क्या होता है, इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या हो रहा है, देखो इनकम मेथड में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी लॉजिक समझना है। यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जो भी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ फैक्टर्स लग रहे हैं। ठीक है, एंड उन फैक्टर्स के कारण उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, और वो रिवॉर्ड क्या है, वही रिवॉर्ड है इनकम। ठीक है, अब मान लो कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, अब उस फैक्ट्री में क्या हो रहा है कि वहां पे वर्कर को सैलरी मिली। एक फैक्ट्री है, ठीक है, इस फैक्ट्री में जो वर्कर है, ये जो वर्कर काम कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है, इनको सैलरी मिल रही है। और ये फैक्ट्री जहां पे है वो क्या है, लैंड, यहाँ से क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। ठीक है, अभी ये भी समझ में आ गया। अभी क्या, यहाँ पे कैपिटल भी लगा हुआ है। अगर ये पैसा किसी का भी लगा हुआ है तो क्या है, कैपिटल।
अब इसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। और जो इसका ओनर है, इसको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। तो क्या देख रहे हैं हम? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इन सबको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो बेसिकली इनकम है। ठीक है। अभी देखो, वर्कर को मिला था 50 रुपए का सैलरी, ठीक है, इंटरेस्ट में मिला ₹10। लैंड जो है उसके ऊपर रेंट मिला हमें कितना? ₹20। और फैक्ट्री ओनर को जो प्रॉफिट हुआ वो क्या है? ₹20। अगर हम सबको ऐड करते हैं तो टोटल इनकम क्या हुआ? 50, 60, 80 एंड 20, मतलब कि ₹100। ये मेरा क्या है? ये मेरा टोटल इनकम। और इनकम मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो यही इनकम हो जाता है हमारा नेशनल इनकम। मतलब कि टोटल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन सबको जो रिवॉर्ड मिल रहा है हम उसको क्या कर रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। इनकम में क्या है? 4 कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट है वेजेस, दूसरा कंपोनेंट है रेंट, तीसरा कंपोनेंट है इंटरेस्ट, चौथा कंपोनेंट है प्रॉफिट। और जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं ये हो जाता है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, बस इतना ही था। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर कोई लॉटरी जीतता है तो हम जान गए ये सब इनकम नहीं है। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बेच देता है अपना, तो क्या ये इनकम है? नहीं। क्यों? ये एक तरह से कैपिटल गेन हो सकता है, लेकिन ये इनकम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकम का मतलब होता है वैल्यू ऐड करना, वैल्यू क्रिएट करना। तो यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा था, सिवाय वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के। तो इंटरेस्ट सॉरी इनकम मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इन चारों कंपोनेंट को ध्यान में रखते हैं। ठीक है। ठीक है सर, समझ गया। अब जो तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, उसको भी देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड। अभी एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है? हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास टोटल 4 सेक्टर है। ठीक है। ये 4 सेक्टर कौन कौन है? पहला है हाउस होल्ड। एक इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 4। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। अब ये 4 सेक्टर है। ठीक है। अब इन्हीं चारों सेक्टर का हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। और उन एक्सपेंडिचर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से कितना प्रोडक्शन हुआ है। अभी देखो हम क्या यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लॉजिक क्या देखते हैं? हम यहाँ पे देखते हैं जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, इन सारे प्रोडक्शन का कंजम्पशन भी हो रहा होगा। और कंजम्पशन हो रहा होगा तो क्या कर रहे होंगे? ये यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पे लोग खर्च कर रहे होंगे, तो यही एक्सपेंडिचर को हम ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? हमें ये पता चल जाता है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था। ठीक है। जैसे सपोज हाउस होल्ड ने क्या किया? 60 रुपए खर्च किए कुछ खरीदने में। फर्म ने क्या किया कि कुछ मशीन खरीदी, ठीक है, और वो मशीन थी ₹20 की। गवर्नमेंट ने क्या किया? रोड बनवाया, रोड बनवाने में इसको कॉस्ट लगा ₹15। एंड हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जब करते हैं तो हमें पता चलता है टोटल ₹5 हुआ। तो जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे 60, 20, 80, 90 और 100, ये मेरा क्या? ये मेरा नेशनल इनकम है। किससे? एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ये सोच के चल रहे होते हैं जितना प्रोडक्शन होता है उतना कंजम्पशन हो जाता है, और कंजम्पशन के लिए क्या? एक्सपेंडिचर होता है। और ये एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं? जो चारों सेक्टर है उन सबके एक्सपेंडिचर को जोड़ देते हैं और हमें पता चल जाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। एंड फिर हम पता कर लेते हैं कि नेशनल इनकम कितना हुआ होगा। तो अगर आप ₹100 ही क्या है? ये टोटल जीडीपी है। यहाँ पे ₹100 जो हम कैलकुलेट किए, ये क्या है? ये टोटल जीडीपी है, ये टोटल नेशनल इनकम है। और हम जब वैल्यू एडिशन में देख रहे थे तो हम लोग यहाँ भी क्या देखते हैं कि यहाँ पे ₹200 बेसिकली ये क्या है? ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है। ठीक है। ये तो समझ में आ गया सर कि आप बेसिकली बता रहे हैं कि यहाँ पर
हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में हम हाउस होल्ड, ठीक है, इसके साथ साथ फर्म फर्म क्या कर रही है, 20 रुपीज का कुछ कैपिटल गुड्स खरीद रही है, तो बेसिकली वो इन्वेस्ट कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, खर्च, इसको जी से डिनोट किए, एंड एक्स माइनस एम, ठीक है। मतलब कि अगर एक्सपेंडिचर मेथड से हमको नेशनल इनकम निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम, ये कर देते हैं तो हमें आ जाता है नेशनल इनकम। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी देखो, गवर्नमेंट जो पेंशन देती है, गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या इनकम है? जी नहीं, ये सब इनकम नहीं है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। ये सब क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट रोड बनाने में खर्च कर रही है, अगर गवर्नमेंट पुल बनाने में खर्च कर रही है, एयरपोर्ट बनाने में खर्च कर रही है, रेलवे बनाने में खर्च कर रही है, तो हम इन सबको इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो ट्रांसफर पेमेंट दे रही है हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर हो गया कि बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे तीनों मेथड को देख लिए, ठीक है। अगर अगर क्या हो रहा है कि आप शेयर्स खरीद रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो, अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो क्या यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, ये चीज आपको दिमाग में डालना है। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम इसको इनकम में ऐड ही नहीं करेंगे, ना ही हम इसको एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे। क्यों? हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसी ट्रांजेक्शन को यहाँ पे ऐड करेंगे जिस ट्रांजेक्शन से कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट हो रहा होगा, अदरवाइज हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। चलो, अभी क्या होता है, हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीनों मेथड देख लिए। अभी क्या है, आपको जिस तरह से बताया गया ना, बस उसी तरह से ध्यान में रखना है। अगर आप इसको सही से अप्लाई करोगे तो कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो जितना बताया गया है उतने में सॉल्व हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इस बात की गारंटी मेरी। बट आप इसको अप्लाई करोगे तब, अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तब तो प्रॉब्लम आएगी। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, अगर इस लेक्चर को देखने के बाद भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज करो, कमेंट करो, टेलीग्राम आईडी दिया रहता है, टेलीग्राम आईडी पे मैसेज करो, सर ये आपने गलत पढ़ा दिया, सर यहाँ से मेरा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो, अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन का जो तरीका होता है, हमने तीनों मेथड को देख लिया, ठीक है। ये बेसिकली 3 मेथड होते हैं। अभी ठीक है सर, आपने जो जीडीपी बताया था ना सर, जीडीपी, आपने ये जो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब जब बात होती है तो ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है सर, ये कंफ्यूज बहुत करता है कि कैसे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, हम इस चेन को पूरा समझेंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने जीडीपी क्या देखा था, हमने जीडीपी देखा था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब टोटल डोमेस्टिक आउटपुट। अब फिर हम बात करेंगे एनडीपी की, कि एनडीपी कैसे निकालेंगे सर। देखो, कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। क्या, ये ध्यान में रखो कि ग्रॉस मतलब क्या होता है, टोटल। ग्रॉस से जब हम नेट में जाएंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस में हम क्या करेंगे, इसका लॉजिक भी समझाते हैं तभी अच्छे से समझ में आएगा। देखो, यहाँ पे बात हो रही है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। अभी देखो, टोटल जो भी प्रोडक्शन हुआ होगा हमारी कंट्री में, ठीक है, हमारा जो भी टोटल डोमेस्टिक आउटपुट होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही सोचो, कोई भी फैक्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजें खराब होती जाती है, डेप्रिसिएट करती जाती है। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं सारी के सारी प्रोडक्ट 100% सही हो ऐसा नहीं होता है, वहां पे चीजें वियर एंड टीयर होता है, ठीक है। और इसी वियर एंड टीयर को क्या बोलते हैं, वियर एंड टीयर, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जब टोटल में से अगर हमें नेट निकालना पड़ेगा तो जो भी टूटा फूटा सामान है, जो भी प्रोडक्शन, ये बस समझाने के पर्पज से है, इसको पूरी तरह से लॉजिक में मत लेके जाना,
ये बस समझाने के पर्पज से है। जो भी वियर एंड टियर हुआ है हम नेट में उसी की चीज को देखेंगे ना, कि अब क्या है, जीडीपी से हम आ रहे हैं एनडीपी में। अब हम देख रहे हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हुआ, तो इसमें जो भी वियर एंड टियर हुआ होगा हम उसको लेस कर देंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम जीडीपी से एनडीपी निकालते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाता है। मतलब क्या है, जी से एन में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं, ग्रॉस से नेस में चले गए। ठीक है सर। अभी देखो, अब बात आती है कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब मेरे पास एनडीपी आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया। अब एक बात बताओ आप, कि हमने जीडीपी में देखा था कि टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था कि हमारी कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना होगा। लेकिन देखो इस टोटल प्रोडक्शन में क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होंगे जो बाहर से आके यहाँ काम कर रहे होंगे, और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड यहाँ से जो इनकम वो अर्न कर रहे हैं वो इंडिया में नहीं रह रहा है, वो क्या है, अपनी कंट्री में भेज देते हैं, अपने परिवार के पास भेज देते हैं। और जब वो अपने परिवार के पास भेज दिए तो हम उस इनकम को यहाँ क्यों कैलकुलेट करें, वो इनकम हमारे इकोनॉमी में तो सर्कुलेट नहीं कर रहा है। जब वो हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेट ही नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस चीज को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था उससे जब हम नेशनल प्रोडक्शन पे जाएंगे कि हमारे रेसिडेंट ने क्या प्रोडक्शन किया है, उस चीज को जब कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें एनएफआईए को ऐड करेंगे। जीडीपी में क्या करेंगे, हम टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हम ऐड कर देंगे एनएफआईए, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम जो भी बाहर से लोग यहाँ आके काम कर रहे थे, उन्होंने जो प्रोडक्शन किया था, जो इनकम जनरेट किया था, जब वो इनकम को अपनी कंट्री में भेज चुके हैं तो हम उसको अपनी कंट्री के कैलकुलेशन में क्यों रखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एनएफआईए निकाल रहे हैं, मतलब कि हमारी कंट्री के जो रेसिडेंट थे, जो बाहर की कंट्रीज में जाके काम कर रहे थे और वहां से जो प्रॉफिट जनरेट करके लाए वो हमारी कंट्री में आ गया, तो अब तो वहाँ हमारे यहाँ इंक्लूड होगा। और जो यहाँ पे काम कर रहे थे वो यहाँ से जब बाहर चले गए, पैसा बाहर भेज दिया, तो अब उसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, उसको लेस कर रहे हैं। और यही प्रोसेस है एनएफआईए का। इसमें क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम ऑफ रेसिडेंट माइनस नेट फैक्टर इनकम ऑफ फॉरेनर, और निकल जाता है हमारा प्रॉपर एनएफआईए। और जब हम इसमें एनएफआईए को ऐड कर दे रहे हैं तो ये क्या निकल रहा है मेरा, ये निकल रहा है मेरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब क्या है कि अब हमारे पास जो पैसा है ये हमारा जो रेसिडेंट है, जो पूरा का पूरा नेशनल इनकम है, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है सर, जीएनपी तो निकल गया। आप बताएं कि जीडीपी से एनएनपी निकालने के लिए आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। फिर आपने जीडीपी से जीएनपी निकालने के लिए इसमें एनएफआईए को ऐड कर दिया। अब क्या होगा सर, अब जब हमारे पास जीएनपी आ गया, ठीक है, जीएनपी, अब हमको इससे निकालना है एनएनपी, नेट नेशनल इनकम। ये कैसे निकलेगा सर, तो फिर से हम वही करेंगे कि जी से एन जा रहे हैं, ग्रॉस से नेट जा रहे हैं। ठीक है, ग्रॉस से नेट जा रहे हैं, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो जीएनपी में फिर से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे और आ जाएगा मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एनएनपी। अब यहां से क्या हो गया कि हमारा जो नेशनल इनकम है वो ये है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब फिर बात आती है कि सर ये तो डायरेक्ट हो गया ना कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे हम किस कॉस्ट पे निकाल रहे हैं, हम मार्केट प्राइस पे निकाल रहे हैं जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, या फिर हम फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं। तो देखो मार्केट प्राइस पे नहीं निकलता है, नेट नेशनल इनकम जो है वो क्या है कि हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। कि सर ये फैक्टर कॉस्ट क्या है, नेट नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है, तभी समझ में आएगा। मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर
कॉस्ट। देखो, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्शन सपोज हुआ, ठीक है, गुड्स बना एंड इट्स गुड्स का प्राइस है ₹8। अभी क्या है, जब ये मार्केट में बिकने के लिए जाती है तो इसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट लगा देती है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये क्या होता है, इसके प्राइस में ऐड हो जाता है, क्योंकि ये जो टैक्स लग रहा है, जो प्रोड्यूसर होता है वो ये नहीं चाहता है कि जो टैक्स वैक्स का पैसा है वो हम पे करें, तो वो क्या करता है, इसी को अपने प्राइस में ऐड कर देता है। सपोज इनडायरेक्ट टैक्स लगा होगा ₹2 का, तो ये क्या है, ये टोटल हो गया अब ₹10 का प्रोडक्ट, एंड ये प्रोडक्ट अब मार्केट प्राइस है, ये मार्केट में बिकने का रेट है, ठीक है। ये जो रेट है, ये कौन पे कर रहा है, ये बायर पे कर रहा है, ठीक है। अब आता है कि सर फिर ये क्या है, तो ये जो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, ये जो फैक्टर प्राइस है, ये क्या है, ये है बेसिकली फैक्टर कॉस्ट। मतलब कि जो भी प्रोडक्शन में लगाता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इन सबका टोटल जो कंट्रीब्यूशन है, इन सबका टोटल जो इनकम है, वो ₹8 ही है। यहाँ पे गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स के कारण क्या हो रहा है, ये चीज बढ़ के ₹10 हो जा रहा है जब वो मार्केट में उतर रहा है, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है, हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे ही देखते हैं अपनी इकोनॉमी को, इकोनॉमी के नेशनल इनकम को चेक करते हैं। क्यों, जब मार्केट प्राइस में जाएंगे तो वहां पे फिर से क्या होगा कि गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग ऐड कर रहे होंगे, जो कि नहीं करना है। इससे क्या होगा, गलत इन्फो मिलेगा हमें, इससे क्या होगा कि गलत डेटा हमारे पास आएगी, और इसीलिए क्या होता है, हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे चेक करते हैं। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन में फैक्टर लगा है उन सबका टोटल इनकम, बस। तो आप खुद समझो कि अगर कुछ भी चीजें आपको दी गई हो मार्केट प्राइस पे, सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे इस तरह प्रोडक्ट के बारे में नहीं देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एनएनपी दिया हुआ है एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ₹1000, ठीक है, और हमें यहाँ पे है इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू ₹200। इसको 10,000 कर देते हैं, इसको 200 कर देते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि आप एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि जो एन एन पी एट मार्केट प्राइस है, एन एन पी एट मार्केट प्राइस है, इसमें माइनस कर दोगे इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारा जो ये 10,000 था, इसमें हम लोग माइनस करेंगे 200, तो हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या निकल जाएगा, ₹9,800। ये हो जाएगा हमारा नेशनल इनकम। तो सर अभी तक तो आप इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बता रहे थे, अब एक चीज इसमें और ऐड करो, ठीक है, अब वो क्या है, अब वो है सब्सिडी। क्या होता है ना, कभी कभी प्रोडक्शन हुआ टोटल ₹100 का, ठीक है, ये हमारा बेसिकली फैक्टर कॉस्ट पे है कि जो भी फैक्टर लगे प्रोडक्शन में उसका टोटल इनकम है ₹100। बट क्या होता है, जब ये मार्केट में उतरेगा, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पब्लिक गुड है, ठीक है, जो लोगों के लिए सही है और मार्केट में कम दाम में उतरना चाहिए ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें सब्सिडी दे देती है। सपोज इसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया ₹30 का, ठीक है, अभी ये जो सब्सिडी लग गया इसमें, तो क्या हो गया, अब ये ₹100 जो पूरा का पूरा बायर पे करता, इसमें से ₹30 गवर्नमेंट ने पहले पे कर दिया, ताकि बायर को अब सिर्फ और सिर्फ ₹70 पे करना पड़े, ठीक है, तो वो मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, जबकि फैक्टर कॉस्ट तो हमारा 100 है। और हम क्या करते हैं, हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे ही चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स तो माइनस कर देंगे, लेकिन इसमें अगर जो सब्सिडी लगी है उस चीज को भी माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हम फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि हम सब्सिडी को भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स को हम यहाँ क्या कर रहे थे,
हटा रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सब्सिडी को ऐड कर रहे हैं ताकि हम वापस से फैक्टर कॉस्ट में पहुंच सके। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे जब भी जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी है इसमें, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूडेड है एंड साथ ही साथ इसमें सब्सिडी को लेस कर दिया गया, तब हमारा आ जाता है मार्केट प्राइस। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स को ऐड कर रहे हैं और सब्सिडी को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा आ जा रहा है फैक्टर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये सिंपल एक रिलेशन है जो आपको समझ में आना चाहिए कि एमपी और एफसी क्या होता है। तो एमपी क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट प्राइस क्या होता है, कि अगर आप देखोगे तो मार्केट प्राइस का मतलब होता है बायर का प्राइस। ठीक है, एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये बेसिकली फैक्टर्स का इनकम होता है। बस इतना ही जानना था। ठीक है, और इतना अगर आप समझ जाते हो, ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अब हम इन सब के लिए क्या होता है ना, एक ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, अब ये ग्राफ क्या है कि समझो कि अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना हो तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। ठीक है, अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना है तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे। ठीक है, ये तो पहला था। दूसरा, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आप क्या कर रहे हो। अब ये चीज बहुत सोचने वाला है कि हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स आईटी, और हम यहाँ पे लेस कर देंगे सब्सिडीज। ठीक है, ये दो चीज का ध्यान रखना है। और जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे होंगे तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हम यहाँ पे आईटी को लेस कर देंगे और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे। सिंपल, यही हमें समझना था। क्या हो रहा है कि जब हम फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है, ग्रॉस से नेट, फैक्टर से मार्केट, अब और कुछ बचा, हाँ एक और चीज बचा, और वो क्या है, वो है तीसरा, कि डोमेस्टिक से नेशनल। तो हम इधर भी बनाते हैं ऐसे और हम बनाते हैं ऐसे। जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनएफआईए को ऐड कर देंगे, और जब हमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाना हो तो हम क्या कर देंगे, एनएफआईए को लेस कर देंगे। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये जब हमें समझ आ गया, ठीक है, कि हम ये समझ गए जीडीपी में कि ये सब चीजें कैसे होती है। ठीक है, अब कुछ भी निकालना हो, आपको कुछ भी दे दिया जाए तो आप इस चीज से बहुत इजीली उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। यही है बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किया कि आज हम लोगों ने देख लिया कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड इसमें कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें जरूरी होती है। ठीक है, एंड जो भी तीनों मेथड है, इन मेथड में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सब हम लोगों ने कर लिया। अब क्या है, ये लेक्चर के बाद हम लोग एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें हम लोग नेशनल इनकम से रिलेटेड सारे की कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या होगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है, जैसे क्या है कि नेशनल इनकम, सॉरी, नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है, रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डेफलेटर क्या होता है,
इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक लेक्चर में कर लेंगे, ताकि जब भी आपको लगे कि आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उस लेक्चर को देख के पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है? और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।